हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी चैनल। आज हम फिर से एक बार लेके आए हैं प्रिज्म से रिलेटेड कुछ स्टडी के बारे में। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है और प्रिज्म के अपवर्तनांक क्या इफेक्ट करता है, ये इतना ज़रूरी क्यों है प्रिज्म के लिए। अपवर्तनांक कम हो ज़्यादा हो तो क्या इफेक्ट करता है अपने प्रिज्म को, इसको हम टोटल आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। यदि आपको इसके बेसिक नॉलेज पता नहीं है दोस्तों, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ एक ले लिया है ABC, एक रेंडम प्रिज्म ले लिए हैं जिसमें आपतन कोण मान लेते हैं I1 है, अपवर्तन कोण R1 है, अपवर्तन कोण R1 है, निर्गत कोण I2 मान लेते हैं एंड द्वितीयक अपवर्तक जो सतह के लिए अपवर्तक कोण ले रहे हैं उसको मान लेते हैं R2 है। और यहाँ विचलन कोण बनता है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा m से डिनोट करते हैं। जो भी हो, जो माना वाला चीज़ है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं विचलन कोण पे। विचलन कोण पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आप ध्यान दो, त्रिभुज TQR को, त्रिभुज TQR यहाँ पर कुछ बता रहा है दोस्तों कि ये बहिष्कोण है, त्रिभुज TQR। अच्छा, बहिष्कोण नहीं होता तो आपको बता देता हूँ कि बहिष्कोण त्रिभुज के किसी भी एक भुजा को बढ़ाने पर जो कोण बनता है वो बहिष्कोण होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें, मान लेते हैं ये रेंडम एक त्रिभुज है, इसमें हम एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो जो बनने वाला जो कोण रहता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, बहिष्कोण कहलाती है। और बहिष्कोण होता है क्या है, मान लेते हैं इसको अल्फा से डिनोट कर देते हैं। बहिष्कोण होता क्या है, बहिष्कोण उस त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जी दोस्तों, बहिष्कोण उस त्रिभुज के अंतः, मान लेते हैं इसको डेल्टा और बीटा मान लेते हैं, तो ये डेल्टा प्लस बीटा के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ हमको एक बहिष्कोण दिख रहा है लैम्डा, जिसको हम यहाँ दिए हैं विचलन कोण का नाम। विचलन कोण है लैम्डा, ठीक है, जो कि किसके, दो अंतः कोणों के योग के बराबर है। कौन कौन से अंतः कोण है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं, TQR प्लस TRQ, कोण TQR प्लस कोण TRQ। ओके, कोण TQR प्लस कोण TRQ। अब हमको तो इसकी वैल्यू पता नहीं है, अब कैसे करें। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर एक और कुछ कॉन्सेप्ट हमको मिल सकता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ देखते हैं, ये एक कोण बना रहा है, ये एक कोण बना रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण टाइप यहाँ पर लग रहा है दोस्तों। तो एक्चुअल में वो शीर्षाभिमुख कोण ही है, जो देख सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। शीर्षाभिमुख कोण, ये ऐसे कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसके दोनों कोण की वैल्यू बराबर होती है। मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो यहाँ पर भी जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, अच्छा तो I है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। लेकिन हमको चाहिए पूरी की वैल्यू नहीं चाहिए, बस इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम पूरे में इतने को माइनस कर देंगे, हमको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं हम। पूरे ये इतने एंगल है TQO में हम माइनस कर देंगे RQO को, तो हमारा निकल जाएगा TQR, इजी निकल जाएगा। ओके, तो वैसे ही कर देते हैं दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल टू TQR निकालना है तो पूरे में, इस पूरे की वैल्यू कितना है, I है। क्यों I है, क्योंकि उसके सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण के कॉन्सेप्ट से उसके सामने वाला कोण की वैल्यू I1 है, इसलिए इसका भी वैल्यू I1 हो गया। तो I1 में हम माइनस करेंगे R1 को, तो क्या निकल जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगा, TQR की वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल है। एक बार और देखो दोस्तों, इस पूरे एंगल की वैल्यू है I, क्योंकि उसके सामने वाला एंगल की वैल्यू है I, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख के कॉन्सेप्ट से है। तो इस पूरे में हम आधे को, मतलब RQO को माइनस कर देंगे तो हमारा TQR निकल जाएगा।
इजी है दोस्तों। तो हम I1 में R1 को माइनस किए तो हमारा क्या निकल गया, टी क्यू आर निकल गया। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, टी आर क्यू सेम कॉन्सेप्ट देखो दोस्तों, टी आर क्यू निकालना है और हमारे यहाँ पर भी एक शीर्ष अभिमुख कोण बन रहा है तो इसकी वैल्यू I2 है तो इसकी भी पूरे की वैल्यू I2 हो जाएगी। I2 में हम R2 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या निकल जाएगी, TRQ की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर वैसे ही कॉन्सेप्ट निकाल देते हैं। I2 में हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं R2 को, तो हमारा कोण TRQ की वैल्यू निकल गई दोस्तों। ओके, चूंकि हमारा ये प्रिज्म किस में है, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में है। अच्छा, अब न्यूनतम विचलन कोण क्या है, इसको हम पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं दोस्तों, फिर भी अभी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में हमारा प्रिज्म कैसे होता है। तो इसमें जो आपतित किरण है, आपतन कोण है, जो आपतन कोण I है वो निर्गत कोण I के बराबर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपतित किरण जो सरफेस के साथ एंगल बनाती है, वही निर्गत किरण की जो सरफेस के साथ एंगल बनाती है वो दोनों बराबर होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि यदि प्रिज्म का आधार का दोनों एंगल बराबर हो, ये प्रिज्म है उसके आधार है, दोनों कोण बराबर हो, तो जो अपवर्तित किरण है, आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया, तो जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार के समानांतर होता है दोस्तों। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आता है न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जब हमारा प्रिज्म रहता है। तो उसी स्थिति में हमारा इस टाइम प्रिज्म है। तो आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपतन कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो I1 I2 इक्वल टू I ही होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। एंड क्या होगा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होगा। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। तो लैम्डा इज इक्वल टू I माइनस R प्लस I माइनस R, ब्रैकेट हटा देते हैं, R प्लस I माइनस R, सो लैम्डा की वैल्यू निकल गया 2I माइनस 2R। ओके दोस्तों, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। ओके, अब इस पे जरा सा और गौर करिए दोस्तों। यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिख रहा है हमको, कौन सा, QRO, त्रिभुज QRO दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ देख रहे हो त्रिभुज QRO दिख रहा है और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या हो गया, 180 अंश कोण RQO प्लस कोण QOR प्लस कोण ORQ इज इक्वल टू 180 अंश। देखो दोस्तों, इसका बात कर रहा हूँ, ये तीनों त्रिभुज के कोणों के योग का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हमको जिसका वैल्यू पता है, जैसे कि इसका वैल्यू पता है R1 है, ये RQO की वैल्यू पता है, QOR की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो कोण QOR ही लिखते हैं। और ORQ का वैल्यू हमको पता है, तो इसका भी वैल्यू हम लिख लेते हैं R2 इज इक्वल टू 180। ओके, इतना समझ आया दोस्तों। ओके, यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करना आपको सभी को आता ही होगा। पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R1, अच्छा R1 R2 को उधर ले चलते हैं, यहाँ सिर्फ रहने देते हैं QOR को, यहाँ हो जाएगा 180, माइनस में आ जाएगा क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं, तो माइनस R1 माइनस R2। ओके, यहाँ से हम माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो R1 माइनस R2 कोण QOR की वैल्यू है। ओके, इतना समझ आया आपको। ओके, अब फिर आप डायग्राम में थोड़ा कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो एक और आपको एक ट्रायंगुलर दिख रहा है दोस्तों, एक चतुर्भुज दिख रहा है। कौन सा चतुर्भुज दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है चतुर्भुज AQOR।
तो चतुर्भुज के चारों कोनों का मान क्या होता है दोस्तों? 360 अंश होता है। ये आपको याद रखना होगा, चतुर्भुज के चारों कोनों का मान 360 अंश होता है। तो देखते हैं चारों कोना कौन कौन से हैं। तो एक है ए क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण ओ आर ए प्लस कोण आर ए क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं चारों कोण की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखा हूँ बस। अब देखते हैं इसकी वैल्यू रखते हैं क्या क्या है। तो कोण ए क्यू ओ, ए क्यू और ओ, इसकी वैल्यू क्या है? कोण ए क्यू ओ की वैल्यू है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ से आ गया, इसको चले अपन डिस्कस करते हैं। अभी देख लो 90 डिग्री है। त्रिभुज नहीं, कोण क्यू ओ आर, इसकी वैल्यू देखते हैं। क्यू ओ आर, इसकी वैल्यू क्या है? जैसे अभी अपन निकाले, क्यू ओ आर की वैल्यू है प्लस 180 माइनस R1 माइनस R2 प्लस कोण ओ आर ए की वैल्यू देखते हैं। ओ आर ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है, प्लस कोण आर ए क्यू की वैल्यू देखते हैं। तो इसकी वैल्यू है कोण ए, ठीक है, जो कि हमारा प्रिज्म का कोण है इक्वल टू 360 हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 180, तो ये भी हो गया 360 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360। ठीक है, सॉरी ए भी बचा, प्लस ए इक्वल टू 360। सो इतने को उधर ले जाते हैं अपन और उसको इधर लाते हैं। तो 360 माइनस 360 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ये हो गया 0। आप एंगल ए लिखे या नॉर्मल ए लिखे, मतलब एक ही है दोस्तों। R2 या ए बस भी लिखेंगे तो भी एक ही मतलब है, R1 प्लस R2। अच्छा, अब फिर यहाँ पर देखिए न्यूनतम विचलन कोण की कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर लागू होता है कि R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, हमने जैसे डिस्कस किए, ये देखो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर भी वो अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू R प्लस R, सो A इज इक्वल टू 2R। सो R की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू A अपॉन 2। R की वैल्यू निकल गया इसलिए। सो इस R की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट जैसे कि अपन निकाले थे, ये आप देख सकते हैं, इसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा I की वैल्यू भी इजी से निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में R की वैल्यू रखते कैसे हैं, और रखते हैं तो क्या आता है हमारा I की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट एक बार और लिख दूँ, यहाँ क्या था, लेमडा था 2i माइनस 2r था दोस्तों। ओके, यहाँ पर हम i की वैल्यू जैसे निकाले हैं, सॉरी r की वैल्यू जैसे निकाले हैं a/2, तो यहाँ पर रखते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू 2i माइनस 2 इंटू a/2, 2 कट गया। ओके, लेमडा इज इक्वल टू 2i माइनस a। ओके, माइनस इधर आ गया, तो लेमडा प्लस ए इज इक्वल टू 2i। आई की वैल्यू हमको निकालना है बेसिकली, तो आई की वैल्यू निकाल देते हैं, लेमडा प्लस ए अपॉन 2। ओके, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? नहीं है। ओके, आई की वैल्यू भी निकल गया, आर की भी वैल्यू निकल गया।
अब हमको सिर्फ आई और आर को की वैल्यू जो है इसको स्नेल के नियम में रखते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों? स्नेल का नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है फिजिक्स में, और इसको देखते हैं। स्नेल का नियम होता है म्यू, प्रिज्म का अपवर्तनांक को ही बताता है। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बस यहाँ पर साइन आई और आर की भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक का फार्मूला। सो साइन आई की वैल्यू है लैम्डा प्लस ए अपॉन 2 और साइन आर की वैल्यू है, जैसे आपको निकाले हैं दिखा देता हूँ, a अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन 2। तो ये हो गया दोस्तों प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला। अब आगे डिस्कस करेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक निकाले क्यों हैं और इसके कम ज़्यादा होने से प्रिज्म में क्या इफेक्ट होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रिज्म में, ये देखेंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। हम कल या जल्द से जल्द आपके लिए इसके आगे कॉन्सेप्ट का वीडियो हम लाएंगे, जो है पतले प्रिज्म के लिए हम इसको निकालेंगे अपवर्तनांक को। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पतले प्रिज्म किस किस चीज़ों से इफेक्ट होती है। सो तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।